कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम की हालत देखकर राहुल सुन्न सा हो गया। फिर वो विक्रम को संभालते हुए बोला, ऐसे कैसे निकल जाएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। उन्होंने टोनी और विक्रम को कार में बिठाया और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। वो सारे एयरपोर्ट पर फैल गए, सब तरफ देखा पर वो लोग कहीं नहीं थे। राहुल ने इंक्वायरी पर पता किया, आधे घंटे में कौन सी फ़्लाइट निकली है? सर, आधे घंटे में तो नहीं, हाजी 45 मिनट पहले मुंबई की फ़्लाइट निकली है। मैडम प्लीज़ आप ज़रा लिस्ट दिखाएंगे, विक्रम ने कहा। उसने पहले तो मना कर दिया। जब राहुल ने अपना कार्ड दिखाया तो उसने झट से लिस्ट निकाल कर दिखा दी। विक्रम ने सारी चेक की। कमल चाहत के साथ एक लड़की का और नाम था। विक्रम ने कंट्रोल रूम में अपना आईडी दिखाकर सीसीटीवी चेक की। उन्होंने देखा कि चाहत और कमल एक व्हीलचेयर लेकर जा रहे थे, पर उसका चेहरा ढका हुआ था इसलिए पता नहीं चला। अब विक्रम और परेशान हो गया। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो लड़की जूही है या ममता। उसने मुंबई की नेक्स्ट फ्लाइट बुक कराई। ललित उसके साथ था। उसने राहुल को ममता का पता लगाने को कहा। वो मुंबई पहुंच गए। उसने उस एयरपोर्ट पर भी अपना आईडी दिखाकर सीसीटीवी चेक किए। उसने देखा कि यहाँ भी चाहत व्हील चेयर लेकर चल रही थी और कमल उसके पीछे बैग लेकर आ रहा था। मुँह यहाँ भी ढका हुआ था, सो ये नहीं पता चला कि वो ममता है या जूही। उन्होंने बाहर का सीसीटीवी चेक किया और उनकी टैक्सी का नंबर नोट किया। उसने राहुल को फ़ोन करके बता दिया। विक्रम ने सिटी के ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में फ़ोन करके कहा, मुझे इस नंबर की टैक्सी का पता कराना है। जी, मैं सीबीआई से हूँ। एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा हूँ जो ये टैक्सी लेकर भागा है। वो दिल्ली के पास से किसी को किडनैप करके लाया है। आप मेरे इसी नंबर पर कॉल करके बता दीजिए। फ़ोन करने के थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजा। ट्रैफिक पुलिस का फ़ोन था। जी, ये टैक्सी मलाल वेस्ट की एक बिल्डिंग के आगे रुकी है। जी, मैं आपको फुटेज भेज रहा हूँ। आधी रात हो गई थी पर सारी मुंबई जाग रही थी। मुंबई में विक्रम पहली बार आया था पर राहुल की यहाँ बहुत जानकारी थी। विक्रम ने झट से राहुल को फ़ोन करके सब कुछ बताया। मलाड वेस्ट में किसी बिल्डिंग में रुके हैं वो, आप कहिए किसी को। तुम चिंता ना कर, मैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर देता हूँ, वे तेरी पूरी हेल्प करेंगे। मैंने ममता का पता कराया। ममता आश्रम में नहीं है और चिंटू भी नहीं है। कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं फ़ोन करता हूँ, तुम बिल्डिंग के पास पहुँचो, वो कहीं निकल ना जाए। हम वहीं जा रहे हैं, विक्रम बोला। कार पूरी स्पीड से जा रही थी। विक्रम जूही के बारे में सोच रहा था। वो खिड़की से बाहर की लाइट्स देख रहा था। लाइट से मुंबई जगमगा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि रात है। जल्दी वो पहुंच गए। उसने ऊपर बिल्डिंग को देखा, फिर भाग कर लिफ्ट पर चढ़ गया। वो बताए हुए फ्लैट पर पहुंचा। वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। वो दबे पांव अंदर गया। सामने किसी लड़की की लाश पड़ी थी। उसके लंबे बालों से उसका मुंह ढका हुआ था। उसका दिल घबरा गया। ये बाल तो जूही के। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। फिर भी वो हिम्मत करके आगे गया। उसने उस लड़की को घुमाकर सीधा किया। नहीं, उसकी चीख निकल गई। ललित ने उसे पकड़कर हिलाया। सर, क्या हुआ? विक्रम ने देखा वो लोग कार में बैठे थे। ललित ने उसे पानी दिया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा कि शुक्र है ये एक सपना था। उसने खुद को नॉर्मल किया। जूही ठीक ही होगी, कुछ नहीं होगा जूही को। थोड़ी देर में वो बिल्डिंग के नीचे थे। पुलिस कमिश्नर और कुछ पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस में वहां आ गए थे। उन्होंने बिल्डिंग को ब्लॉक कर दिया। उनका अनुमान था कि रात के कारण वो लोग आकर सो गए होंगे। उन्होंने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिससे पता चला कि वो 26th फ्लोर पर हाउस नंबर 2604 में गए हैं। सब 26th फ्लोर पर पहुंच गए। उन्होंने 2604 के दरवाजे को घेर लिया। फिर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? ये विक्की की आवाज़ थी। विक्रम ने पहचान लिया। पुलिस इंस्पेक्टर इन कामों में माहिर था। वो बोला, बिल्डिंग मैनेजमेंट से आए हैं। गार्ड ने बताया है कि आप लोग आए हैं तो चेक करने आया हूँ। मेरी ड्यूटी है चेक करने की। आप अपना आईडी वगैरह दिखा दो, बस ज़रा सी फॉर्मेलिटी है। अंदर से विक्की ने की होल में से देखा। जब देखा कि एक ही बंदा है तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी आईडी मांगी। उसने आईडी दिखाई तो इंस्पेक्टर ने देखते हुए कहा
कि कोई और भी है, उसकी भी जांच करनी होगी। विक्की को सच में लगा कि कोई जांच वाला है। वो कोई झंझट नहीं चाहता था। वो चाहत को बुलाने लगा। इंस्पेक्टर ने पीछे से उनको इशारा किया। विक्रम जल्दी से अंदर घुस गया। उसके पीछे टीम के 4 लोग और भी घुस गए। विक्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम यहाँ पहुँच सकता है। वो बेध्यानी में चाहत के साथ बाहर आया। वो इंस्पेक्टर को आईडी दिखाने लगा तो अंदर छुपे लोगों ने दोनों को दबोच लिया। विक्रम अंदर देखने भागा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी, बिल्कुल उसके सपनों की तरह। उसके मुंह पर भी बाल थे। इंस्पेक्टर विक्रम को घबराया देखकर आगे गया। चेहरे पर लंबे बाल देखकर विक्रम वहीं जम गया। इंस्पेक्टर ने उस लड़की को चेहरे से बाल हटाए तो विक्रम उसे देखकर दरवाजे के साथ साथ खिसकते हुए नीचे बैठ गया। उसने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। ये ममता की लाश थी। उसकी आंखों में पानी आ रहा था। उसके दिमाग में फिर जूही आ गई। उसे झटका सा लगा। वो उठकर दूसरे कमरे में देखने लगा। ये ममता है तो जूही कहाँ है? विक्रम ने हर तरफ देखा, फिर जाकर विक्की को पकड़ लिया। उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा, फिर बोला, बता जूही कहाँ है? विक्की मुस्कुरा दिया। वो बोला, वो बहुत पहले ही भाग गई थी, हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने सोचा कि उस फौजी ने कौन सा अपनी बेटी देखी है, ममता ही दे देते हैं। ज़्यादा शोर कर रही थी इसलिए एक घूसा ही मारा, ये बेहोश हो गई। ममता को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उसने आंखें खोली और विक्रम को अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कहा, 2605। विक्रम झट से बाहर आया। उसने 2605 की तरफ देखा और एक हीरो की तरह दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा लॉक था। ललित ने चोर चाबी से उसका लॉक खोल दिया और वो अंदर गए। अंदर कोई नहीं था। वो बेडरूम में गया तो अंदर जूही बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों से झरने की तरह पानी बह निकला। वो जूही के पास आया। उसने जूही की नब्ज चेक की। नब्ज चल रही थी। उसके पीछे सभी आ गए थे। एम्बुलेंस भी आ गई थी। जूही को जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया। विक्रम उसकी देखभाल में लगा रहा। ललित विक्रम के पास आया। सर, आप ये लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। अगर आप इस तरह भूखे रहोगे तो जूही जी को कैसे संभालोगे? आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मैडम को बता दूंगा। ललित ने सिया का नाम लेकर विक्रम को डराया तो वो मान गया। वो खाना लेकर खाने लगा। ललित आगे बोला, राहुल सर आ रहे हैं, उनके साथ सीमा भी आ रही है। विक्की से पुलिस ने बहुत पूछताछ की है। उसने मान लिया है कि उसने जूही को किडनैप किया है, पर वो सीक्रेट्स मांगने की बात नहीं मान रहा है। चाहत बहुत पक्की है, वो तो कुछ भी नहीं मान रही। उस कमीने को पता है कि किडनैपिंग के केस में ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, पर अगर देशद्रोही का इल्ज़ाम साबित होगा तो उसे लंबी जेल होगी। ममता का क्या कहना है? पुलिस 2 बजे आएगी उसका बयान लेने। आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं यहाँ बैठता हूँ, ललित बोला। विक्रम 2 बजे ममता के कमरे में पहुँच गया। वो ममता से मिला। ममता को ड्रिप लगी हुई थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, पर अब पहले से काफ़ी ठीक थी। विक्रम को देखकर वो रो दी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ममता ने रुक रुक कर पूछा, जूही, जूही कैसी है? अभी होश नहीं आया, विक्रम बोला। ममता ने अपने दिल पर हाथ रखकर सॉरी कहा। तभी वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने विक्रम को सैल्यूट किया और ममता से बोले, जी आप बेझिझक बताइए कि क्या क्या हुआ। मुझे ये कमल एक बार बाजार में मिला। ये मेरे ही गांव का है और ठाकुर का छोटा बेटा है। इसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं इसके बड़े भाई के बेटे की माँ हूँ। इसने मुझे जूही के बचपन की फ़ोटो मांगी और मुझसे कहा कि वो जूही के पापा को जानता है और जूही को उनसे मिलाना चाहता है। मैं खुश थी कि चलो इतने सालों से बिछड़े आखिर अब मिलेंगे। मैंने उसे फ़ोटो एल्बम में से जूही की फ़ोटोज़ दे दी। फिर उसने मुझे किरण का फ़ोन चुरा कर देने को कहा। मैंने वो भी किया। फिर उसने किरण के फ़ोन में कुछ किया और मुझे वापस किरण को देने को दे दिया। फिर एक दिन वो हमारी हवेली आया और जूही ने उसे विक्की कहकर मिलवाया तो मैंने उसे अकेला पाकर पूछा कि ये सब क्या है, तो वो बोला कि कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैं जूही को सब सच बता दूंगी। तो उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैं जूही या किसी और को कुछ बताऊंगी तो वो सुनील को बता देगा कि मैं यहाँ हूँ उसके बेटे के साथ। मैं डर गई इसलिए उसकी बात मान गई। उसने मेरे चिंटू को कहीं छुपा दिया है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, ममता ने रुक रुक कर बताया। पुलिस वाले उसका बयान लिख कर ले गए। विक्रम के समझ नहीं आ रहा था कि कमल को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। अगर उसे सीक्रेट नहीं चाहिए तो क्यों किया, वो सोचे जा रहा था। वो वापस जूही के पास चला गया।
डॉक्टर जूही को चेक कर रहे थे। विक्रम ने पूछा, इसे कब होश आएगा? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, आने को अभी आ जाए, ना आने को साल तक ना आए, बस भरोसा रखो। असल में उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा हैवी डोज दे दी है बेहोशी की दवा की। ओवरडोज का इनके ब्रेन पर असर हुआ है, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। अब होश आने पर पता चलेगा कि कितना डैमेज हुआ है। डैमेज से आपका क्या मतलब है डॉक्टर? विक्रम ने पूछा। इन केसों में कई बार ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ की आधी मेमोरी डिलीट हो गई या फिर पूरी तरह याददाश्त खत्म हो जाती है। अब इसके होश में आने पर पता चलेगा कि क्या होता है। विक्रम सोच में डूब गया कि क्या होगा अगर उसकी याददाश्त चली गई। वो जूही के पास खड़ा जूही को देखे जा रहा था। राहुल चीफ के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। वो सीधे जूही के कमरे में आए। वहां विक्रम बैठा जूही की तरफ देख रहा था। जूही अभी भी बेहोश थी। राहुल ने जाकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। वो राहुल से बच्चों की तरह लिपट गया और रोने लगा। पापा, डॉक्टर कहते हैं कि इसके ब्रेन पर असर हुआ है, इसकी याददाश्त चली जाएगी। पापा, अगर इसने मुझे नहीं पहचाना तो मैं क्या करूँगा? तू मेरा शेर बेटा है, इस तरह मत रो। तू इतना कमज़ोर कब से हो गया? तू वो है जो मुसीबत को मुसीबत में डाल देता है। तू घबरा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? राहुल बोला। राहुल की बात सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, वो कमीना विक्की सीक्रेट मांगने की बात से मुकर गया। उसकी तुम चिंता ना करो, हमारे पास सारे सबूत हैं, राहुल बोला। वो दोनों अपनी अपनी बातों में लगे थे। चीफ और सीमा जूही के पास जाकर उसे देख रहे थे। चीफ ने जूही के कान के पास के बाल पीछे करके देखा। उसके कान के पास तिल था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची कहकर वो रो पड़े। राहुल ने उन्हें भी चुप करवाया। चीफ ने जूही का हाथ पकड़ा और बोले, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत दुख देखे हैं तुमने, बस अब और नहीं। वो बोल ही रहे थे कि जूही ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो खुश होते हुए विक्रम को आवाज़ें देने लगे। विक्रम, सीमा और राहुल कमरे के बाहर बैठे थे। आवाज़ सुनते ही दोनों अंदर आए। जूही को होश आ गया था। विक्रम भागकर डॉक्टर को बुला लाया। जूही ने इधर उधर देखा, फिर उन सब की तरफ, अजनबियों की तरफ देखा और सीमा के पास आते हुए सीमा से बोली, सीमा, ये सब कौन है? विक्रम का दिल धक से रह गया। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाया, मानो उसे हौसला रखने को कह रहे हों। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बोले, आपका नाम क्या है? जी, जूही। गुड। अच्छा, ये लोग कौन है, इन्हें पहचानती हो? ये सीमा है, हम एक ही कॉलेज में हैं। इनको मैं नहीं जानती, जूही बोली। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, जूही बोली। सब हैरान हो गए। उसे बीए किए हुए 2 साल हो गए थे। डॉक्टर के पूछने पर उसने डेट भी 2 साल पहले की बताई। जूही ने सीमा से पूछा, सीमा, हम यहाँ क्यों आए? मुझे क्या हुआ है? चल घर चलें, कल नोट्स जमा करने हैं, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, कंप्लीट कर दूँ। वो उठने लगी कि तभी विक्रम ने पकड़कर लिटाते हुए कहा, अभी नहीं जा सकती, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ। जूही ने विक्रम से अपनी बाहें छुड़ाते हुए सीमा से पूछा, सीमा, ये कौन है? डॉक्टर ने एक्सीडेंट शब्द लिखकर पेपर सीमा को दिखाया तो सीमा जूही से बोली, जूही, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने तेरी जान बचाई है और पिछले 3 दिन से तुम बेहोश पड़ी हो। यही तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। थैंक यू जी। जूही ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। विक्रम को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो खुश था कि कम से कम जूही ठीक तो है। तीनों सीमा को जूही के पास छोड़कर डॉक्टर के साथ बाहर आ गए। डॉक्टर बोले, इनको पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है, इसमें ये पिछले 2 साल की याददाश्त भूल गई हैं। ऐसा कई केसों में होता है, आप धीरे धीरे इन्हें याद कराते रहिए, याददाश्त आ भी सकती है और नहीं भी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल ने उनकी तरफ देखकर कहा, चीफ साहिब, आपको तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उससे मिले ही अभी हैं, पर विक्की, तू हिम्मत रखना। अगर तेरा प्यार सच्चा हुआ तो वो फिर तुझे प्यार करने लगेगी। सीमा जूही के पास बैठी थी। वो उससे नॉर्मली बात करती रही। जूही बोली, ये कौन सी जगह है? हॉस्पिटल है। वो तो मुझे भी पता है, मेरा मतलब है कि यहाँ ये डॉक्टर उस नर्स से और वो भाषा में बात कर रहे हैं, ये अपना शहर तो नहीं लगता। ओ हाँ, हम मुंबई में हैं, काम के सिलसिले में आए थे। काम? हाँ, एक जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे हम। मैं अभी होटल में ही थी, तुम बाहर कुछ करने आई तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। वो लोग कौन है? जूही ने पूछा।
वो हमारे आश्रम के लिए बने ट्रस्ट के हेड हैं। वो तो बाई चांस एक्सीडेंट का वक्त वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने तुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। तू कहती है कि मुझे 3 दिन उन्होंने संभाला, तो तू कहाँ थी? यहीं थी ना, तो क्यों तू नहीं आई? जूही ने पूछा। मुझे तेरे एक्सीडेंट का पता ही नहीं चला, तू मुझे बिना बताए ही आ गई थी। मैं तुझे ढूंढती रही, आज तू मिली। अच्छा अब तू ज़्यादा मत सोच, डॉक्टर ने मना किया है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी भर लाऊं। सीमा ने उसकी चादर ठीक की और बोतल उठाकर बाहर निकल गई। बाहर तीनों उसका वेट कर रहे थे। उसके निकलते ही तीनों उसके पास आ गए। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ, अब ठीक है? कुछ ज़्यादा ही ठीक है। उसने पहचान लिया कि ये कोई और शहर है। मैंने बताया तो कहती है कि हम यहाँ क्यों आए। मैंने कहा कि जॉब के लिए आए थे और तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कहती है कि तू पहले कह रही थी कि उसने 3 दिन संभाला है, तो तू कहाँ थी? मैंने फिर कहा कि मुझे तेरा पता ही नहीं चला, आज ही पता चला है, और मैंने ये भी बता दिया है कि आप हवेली का ट्रस्ट चलाते हैं, सीमा ने बताया। सीमा की बात सुनकर विक्रम बोला, इसका मतलब है कि याददाश्त जाने के बावजूद दिमाग अच्छा चलता है उसका। अंकल जी मैं चाहता हूँ और उसे आपके बारे में बताता हूँ, कहकर विक्रम अंदर गया। जूही लेटे हुए खिड़की से बाहर झांक रही थी। विक्रम बोला, अगर बाहर कूदने को सोच रही हो तो भूल जाओ, ये 3rd फ्लोर है, गिरकर भी यहीं रह जाओगी, और वो भी लंबे समय के लिए, विक्रम ने मजाक में कहा। आपसे किसने कहा कि मैं कूदने वाली हूँ? कूदे मेरे दुश्मन। सीमा कहाँ है? वो बाहर है। मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? वो उस दिन दादी ने मुझे तुम्हारे बचपन की तस्वीर दिखाई थी, बिल्कुल वैसी फ़ोटो मेरे एक जानकार के पास थी। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? पता है, वो कहते हैं कि उनकी बिछड़ी हुई बेटी है, जिसे उसकी माँ कहीं ले गई, तो बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। मैंने उन्हें दिल्ली में बुलाया था, फिर मैं यहाँ आ गया। उन्हें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो वो मेरे पापा के साथ यहीं आ गए। मिलना चाहोगी? मेरे पापा? जूही की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम ने उन्हें अंदर आने को कहा। वो तीनों भी अंदर आ गए। विक्रम ने चीफ को पकड़कर ऐसे आगे किया जैसे उसे डर हो कि कहीं वो राहुल को अपना पापा ना समझ ले। जूही ने चीफ को देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो जूही को गले लगाकर बोले, सॉरी बेटा, तुम्हें ढूंढने में देर लग गई, अब और अलग नहीं रहने दूंगा, यहाँ से तुम मेरे साथ ही चलना। जूही भी मान गई। उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी। उसने देखा कि विक्रम की आंखों में दर्द था, मानो वो उसका दर्द फील कर रहा हो। उसके बाद चीफ और सीमा वहाँ रुक गए, जबकि विक्रम और राहुल को बाहर जाना पड़ा। विक्रम बाहर आकर रो दिया, पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतनी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार मिला था, वो फिर खो गया। क्यों क्यों? अब ये अंकल के साथ चली जाएगी, फिर तो उससे मिलने की कोई आश नहीं रहेगी। पापा कुछ कीजिए ना। हौसला रखो बेटा, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। भगवान के खेल ही ऐसे हैं। तूने हमारी स्टोरी नहीं सुनी? ये तो कुछ नहीं है। हम लोग 4 साल दूर रहे थे और मेरी जो हालत थी तू सोच भी नहीं सकता। पर उसके रंगों को कोई नहीं जानता। सब फिर से ठीक हो गया, तू भी उस पर भरोसा रख। चीफ बाहर आए। उन्होंने विक्रम की बातें सुन ली थी। वो बोले, विक्की मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। मेरी बात सुनो, अभी मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। अगले साल मेरी रिटायरमेंट है, उसके बाद मैं भी दिल्ली आ जाऊँगा। राहुल मेरे लिए घर लेकर रखना। ओके चलो पहले पुलिस स्टेशन हो आए, उसको उसकी सही जगह दिखानी है। विक्की तुम यहीं रुको, कहकर राहुल चीफ के साथ चला गया। विक्रम अंदर आ गया। जूही और सीमा बातें कर रही थी। सीमा बोली, सर आप बैठिए, मैं ललित को फ़ोन करके आती हूँ। विक्रम जूही के पास आया और बोला, जूही अब तुम अपने पापा के साथ पुणे चली जाओगी, अपना ख्याल रखना। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। कहकर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और अपना कार्ड उसके हाथ में रख दिया। फिर उसे कसकर गले लगा लिया। जूही उसे धकेल रही थी पर वो कुछ देर ऐसे ही रहा। उसकी आंखें नम थी। फिर उसने जूही को छोड़ा, जूही की तरफ देखा और वहां से चला गया। सीमा बाहर खड़ी थी। उसने विक्रम को रोकना चाहा पर वो रुका नहीं। वो आंखें साफ करता हुआ हॉस्पिटल से निकल गया। उसने ललित को फ़ोन किया, हेलो ललित, तुम पुलिस स्टेशन में ही हो? दिल्ली की टिकटें बुक करा लेना, वहीं रुकना, पापा और अंकल पहुंचने वाले हैं, मैं भी आ रहा हूं। कुछ देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। राहुल और चीफ भी अभी ही पहुंचे थे। उन्होंने कमल के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दिए। पुलिस अफसर ने सबूत देखे और उनसे कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, लंबा जाएगा, वो भी उम्र कैद। हम लोग अब घर चलें, कभी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, कहकर वो तीनों वहाँ से चले गए।
विक्रम ने ललित को पूछा, टिकटें बुक हो गई? हाँ जी, करा लिया, रात 8 बजे की है, ललित बोला। उसने विक्रम का मुंह देख लिया था। सीमा ने फ़ोन करके सारी बात बता दी थी। ललित ने पूछा, आप जूही को छोड़कर चले जाओगे? जूही चीफ के साथ पुणे जा रही है। वो मुझे किसी अजनबी की तरह देखती है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? दूर जाऊँगा तो शायद फ़र्क पड़ जाएगा, कहकर उसने टाइम देखा। 5:30 हो गए थे। इतने में राहुल और चीफ भी आ गए। पापा, मैं 8 बजे की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ, आप यहाँ का काम ख़त्म करके ही आइएगा, कहकर वो ललित को लेकर होटल चल दिया। दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। राहुल को खुद का समय याद आ रहा था जब सिया ने उसे दूर जाने को कह दिया था। उसका दिल बैठ गया। उसने सिया को फ़ोन किया। हेलो, अब याद आई मेरी, काम हो गया? सिया उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी। सिया, वो जूही की याददाश्त चली गई, वो विक्की को भूल गई। चीफ उसे पुणे ले जा रहा है, विक्की वापस आ रहा है, उसका ध्यान रखना, काफ़ी दुखी है, राहुल बोला। क्या ये सब कैसे हो गया? चलो ये शुक्र है कि जूही बच गई, उसे फिर से सब याद आ जाएगा। आप चिंता ना करें, आप क्यों इतने दुखी हो? सिया बोली। सिया, मुझे अपने दिन याद आ गए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। डर है कि विक्की टूट ना जाए। आप क्यों पुरानी बातें याद करते हो? आपको कहा है ना कि अच्छी बातें सोचा करो, बुरी डिलीट कर दो। खुश रहो, हम साथ ही हैं, विक्की भी ठीक हो जाएगा, वो मेरा शेर पुत्र है, आप चिंता ना करो, मैं संभाल लूँगी, सिया ने कहकर फ़ोन रख दिया। विक्रम और ललित दिल्ली पहुंच गए। उनका ड्राइवर बाहर उनका वेट कर रहा था। काफ़ी रात हो रही थी। कार में बैठते ही विक्रम ने गाने लगाने को कह दिया। ड्राइवर ने गाना लगाया। कोई जोर शोर वाला गाना लग गया। अब कैसेट तो विक्रम की ही रखी हुई थी, पर यह पुरानी बात है। उसने नीचे से उससे भी पुरानी सैड गानों की कैसेट निकाल कर दी। ये लगा दो। ड्राइवर ने कैसेट लगाई तो उसमें वो गाना चल पड़ा। 4 दिनों दा प्यार, वो रंबा बड़ी लंबी जुदाई। ललित, पता है मैं पहले इस बात पर हंसता था कि 4 दिन का प्यार कैसे हो सकता है, इतने दिन में तो किसी को पहचान भी नहीं पाते, पर अब पता चला कि ये सच है। जूही और मेरे प्यार के इजहार को 2 ही दिन हुए थे और ये जुदाई हो गई। पता नहीं उसे कभी मेरे बारे में याद आएगा भी कि नहीं। वो दुखी मन से गाना गाने लगा। ललित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सर, छोड़िए ये बातें, वो ममता की हालत भी अब पहले से बेहतर है। विक्की से पूछताछ में पता चला है कि चिंटू को विक्की के गांव उसका बड़ा भाई जो चिंटू का बाप है वो ले गया है। हम अपने ट्रस्ट के तरफ से वहां जाएंगे और उससे सबूत मांगेंगे और उस पर दबाव डालेंगे कि वो ममता को भी रखे, बाकी जैसा ममता चाहेगी। इन सब के डीएनए टेस्ट कराकर सच्चाई सामने आ जाएगी। पहले ममता को आ जाने दो, फिर देखते हैं, विक्रम बोला। वो लोग घर पहुंच गए। ललित उसे घर छोड़कर चला गया। वो अंदर आया तो उसे खाने की खुशबू आई। वो सिया के पैर छूते हुए बोला, मम्मा, आप अभी तक जाग रही हो? मेरा बेटा इतनी मुसीबत में था, मैं कैसे सो सकती हूँ? तेरे पापा का फ़ोन आया था तो मुझे पता था मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा। चल हाथ मुँह धोकर आ जा। सिया ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोली। वो जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ गया। मम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लाओ खाना दो, विक्रम बोला। सिया ने उसे खाना डाल कर दिया और उसके साथ खाने बैठ गई। वो उसके चेहरे देखे जा रही थी। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मेरे लिए इस तरह टेंस ना हो, मैं खुद को संभालना जानता हूँ, आप दुखी ना हो। मैं दुखी क्यों ना हूँ? 2 दिन में तेरी शक्ल क्या से क्या हो गई है। जूही अब कैसी है? ठीक है मम्मा, बस मुझे भूल गई, उसे कुछ याद ही नहीं है। मुझे तो एक सपना सा लगता है कि उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, मैंने भी हाँ कर दी, हम मिलने ही वाले थे कि आंखें खुल गई और सपना टूट गया। विक्रम की आंखों में पानी था। उसने मुंह परे करके आंसू पोंछ लिया। सिया उठकर उसके पास खड़ी हो गई। उसने विक्रम को सीने से लगा लिया। तू ये आंसू अब मुझसे छुपा नहीं सकता बेटा, माँ हूँ तेरी, बेशक तुझे जन्म नहीं दिया, पर तेरी हर खुशी हर गम में साथ रही हूँ तेरे। तेरी आहट से पहचान लेती हूँ कि तेरा मूड कैसा है। विक्रम एक बच्चे की तरह सिया से लिपट कर रो पड़ा। मम्मा, बहुत तकलीफ हो रही है, उसका वो अजनबी की तरह देखना बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैं उसे छोड़ आया, मैं उसे छोड़ आया मम्मा। देख, तू दिल छोटा मत कर, वो जिंदा है, तेरे पापा उसे बुलाने के कई मौके आएंगे। सुन, मेरे पास एक प्लान है, पहले तू खाना खा फिर बताती हूँ, वो तुझे फिर चाहने लगेगी।
पहले बताओ, विक्रम ने बच्चों की तरह कहा। वो सिया और राहुल के सामने आज भी खुद को बच्चा ही समझता था। सिया और राहुल भी उसे उसी तरह ट्रीट करते थे। नहीं, पहले खाना फिनिश करो, सिया बोली। तब विक्रम जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही सिया को प्लेट दिखाते हुए बोला, मम्मा देखो मैंने सारा खा लिया है, अब तो बताओ। विक्की, तू थक गया होगा, इतना सफ़र करके आया है, जा पहले रेस्ट कर ले। मम्मा ये चीटिंग है, आप मुझे कह रही थी खाना खाने के बाद बताऊंगी, अब मुकर गई। अब तो पूछ के ही सोने जाऊंगा। अच्छा सुन, देख तुझे चीफ ने पूड़े क्यों बुलाया था। अब अगर वो नकली विक्की पकड़ा गया है तो वो लोग किसी और को तो भेजेंगे ही सीक्रेट चुराने के लिए। तो उसकी सेफ्टी के लिए चीफ को एक परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, और मेरे बेटे से बेहतर सिक्योरिटी गार्ड कोई और हो ही नहीं सकता, सिया बोली। अरे वाह, क्या बात है मम्मा, यू आर द बेस्ट। लेकिन मेरे कहने पर तो चीफ मानेंगे नहीं, तो अब क्या करेंगे, विक्रम बोला। यार, हमने एक पर्सनालिटी वाला बंदा घर में बेमतलब का थोड़ी ही रखा है, वो किस काम आएगा। तू चिंता ना कर, राहुल को वापस आने दे, मैं उसे समझा दूंगी, तू बस पुणे जाने की तैयारी कर। चीफ साहब खुद फ़ोन करके बुलाएंगे, सिया ने रौब मारते हुए कहा। वाह, माँ हो तो ऐसी, कहकर विक्रम उसके गले लग गया। चल अब आराम कर ले, थक गया होगा, मैं भी थक गई हूँ। ओके मम्मा, गुड नाइट। लाओ टांगे दबा दूँ आपकी। नहीं बेटा, तूने पूछ लिया वही बहुत है, रात बहुत हो गई है, जा तू सो जा, उसने विक्रम को प्यार से सहलाते हुए कहा। अगली सुबह सिया अपना काम निपटाकर काम पर जाने लगी तो पीछे से किसी ने उसे बाहों में लपेट लिया और उसकी गर्दन पर किस कर दिया। सिया ने एकदम मुड़कर देखा और बोली, आप कब आए। अभी अभी तो आया हूँ, राहुल ने उसी तरह सिया को बाहों में लिए कहा। काफ़ी थके लग रहे हो, जाओ आराम कर लो, मैं नाश्ते के लिए कह देती हूँ। विक्की अभी भी सो रहा है, दोनों इकट्ठे बैठकर खा लेना। सिया, आई मिस यू, मैं तुम्हारे लिए भागा आया और तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। हे भगवान, एक बच्चा कम था जो एक और आ गए। ये बचपना किस लिए, कुछ ऑर्डर देने हैं आज, इसलिए जाना है, सिया बोली। सिया, रुक जाओ, सच बताऊं, वहाँ विक्की की हालत देखकर कल मेरी जान ही निकल गई थी। विक्की ऐसा रोआ कि मुझे हिलाकर रख दिया, मुझे अपने दिन याद आ गए, उसने सिया को और कसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मुझे भी उसका उतरा चेहरा देखकर दुख लगा था। जैसे बचपन में जब बोर होता था तो उसे मीठी गोली देकर चुप कराती थी ना, ऐसे ही आज भी उसे मीठी गोली देने का वादा किया है, ला कर देना आपके हाथ में है। सिया ने भी उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। कैसी मीठी गोली। राहुल को उसकी बाहों में नींद आने लगी थी, उसने नींद में पूछा। ऐसा करो, पहले तुम आराम कर लो, बाद में बात करेंगे, कहकर सिया ने उसे बेड की तरफ ले जाकर लिटा दिया। पर राहुल ने उसे छोड़ा नहीं, ऐसे ही उसे बाहों में लेकर सो गया। सिया उसके सोने का इंतजार करने लगी। जब वो सो गया तो उसने धीरे से उसकी बाह पीछे की और उठ गई। उसने अपने कपड़े और बाल सेट किए, फिर बाहर आई। किचन में आकर उसने बटलर को बताया कि विक्की और राहुल जब उठे तो उन्हें खाना दे देना। फिर वो अपने काम पर चली गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।